आइए बच्चों, बीकॉम सेमेस्टर 6 वाले लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। आज का वीडियो में मैं आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड पूरी बातें को डिस्कस करूंगा। प्रोजेक्ट वर्क को कैसे कंप्लीट करना है, कैसे प्रोजेक्ट का टॉपिक चूज करें जो ज़्यादा इजी रहे, कैसे आपको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, टीचर से कैसे आप लोगों को कौन सा प्रोजेक्ट को लेकर आपको कौन कौन सा डेटा मेंटेन करना है, पूरे प्रोजेक्ट को कैसे आप सजाओगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। कौन सा टॉपिक के अंदर में क्या क्या हेडिंग देना है, ये सब बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। याद रखिएगा बाबू, आप लोगों का प्रोजेक्ट 100 मार्क्स का रहेगा जो बच्चे ऑनर्स के हैं, और आप लोगों का कॉलेज अब आप लोगों को बुलाना स्टार्ट कर दिया है। किस पर्पस के लिए कि कॉलेज आइए, क्लास करिए। मेन पर्पस रहता है बाबू प्रोजेक्ट वर्क, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अब कुछ दिन ही बचा हुआ है, कुछ दिन बाद ऐसा चांसेस रहेगा कि मैक्सिमम कॉलेज बंद हो जाएगी ड्यू टू इलेक्शन वोट। तो आप लोगों को उसके बाद फिर गर्मी का छुट्टी पड़ जाएगा, समर वेकेशन, तो आप लोगों को पहले ही प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा ताकि आप लोग उसका काम स्टार्ट कर दे और आप लोग अपना प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि प्रोजेक्ट वर्क थोड़ा ट्रिकी रहता है। यदि आप लोग सब कुछ पहले से नहीं जान के रखोगे तो आपको बार बार प्रोजेक्ट को काटना पड़ सकता है। तो प्लीज आप एक एक चीज को अच्छा तरीके से सुनिएगा ताकि आप लोगों का प्रोजेक्ट में कोई मिस्टेक ना हो। जितना मिनिमाइज मिस्टेक हो आप लोग वो करें, ताकि आप लोग डायरेक्ट जब प्रोफेसर के पास जाए तो पहला दूसरा अटेम्प्ट में ही आपका प्रोजेक्ट सैंक्शन हो जाए। ठीक है बाबू, तो चलिए प्रोजेक्ट वर्क जब आप लोगों को देखना होगा तो प्रोजेक्ट वर्क में याद रखिएगा आप लोगों का टोटल 100 मार्क्स का होता है। प्रोजेक्ट वर्क सिर्फ ऑनर्स स्टूडेंट लोग का 100 मार्क्स का होता है, जनरल का प्रोजेक्ट वर्क नहीं होता है। ऑनर्स वालों लोग का प्रोजेक्ट वर्क 100 मार्क्स का रहता है। ठीक है बाबू, लेकिन ये 100 मार्क्स दो ग्रुप में डिवाइडेड है। 100 मार्क्स दो ग्रुप में डिवाइडेड है, 50 एंड 50, 50 एंड 50। 50 का प्रोजेक्ट वर्क होता है, मतलब कंप्यूटर टाइप। आप जो लिखोगे, आप जो फाइल बनाओगे, जो कंप्यूटर में टाइप करोगे, आपको वो प्रिंट निकालना है, उसका बेस पे 50 मार्क्स रहेगा। और 50 मार्क्स आप जो लिखोगे, आप जो प्रोजेक्ट बनाओगे, उसका एक्सटर्नल एग्जाम होगा, मींस वाइवा होगा। आपका कॉलेज का जो प्रोफेसर आपको प्रोजेक्ट देंगे वो टीचर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, एक्सटर्नल टीचर आएंगे और वो आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है ना, तो आप लोगों को वो वाइवा देना है, मतलब कि पॉजिटिवली लेना है प्रोजेक्ट को। आपको हर एक डेटा के बारे में पता होना चाहिए ताकि आप जब आपका वाइवा होगा तो आपको सब कुछ पता रहे। तो इसीलिए डिटेल में प्रोजेक्ट को समझना पड़ेगा, डिटेल में खुद से प्रोजेक्ट को करना पड़ेगा ताकि आप लोगों को प्रोजेक्ट में ज्यादा से ज्यादा ना मार्क्स मिले। क्योंकि बाबू ये 100 मार्क्स का गिफ्टेड सब्जेक्ट है, ऑनर्स वालों लोग के लिए ये गिफ्टेड सब्जेक्ट है। यहाँ पे आप जितना ज्यादा मार्क्स बढ़ाना चाहते हो बढ़ा लो। तो मैंने क्या कहा आप लोगों को कि आप लोगों का प्रोजेक्ट वर्क 100 मार्क्स का जो है वो दो ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। एक प्रोजेक्ट वर्क 50 मार्क्स का और एक वाइवा 50 मार्क्स का। तो पहले हम लोग प्रोजेक्ट वर्क के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए आप लोगों को स्क्रीन पे चल रहा होगा प्रोजेक्ट वर्क जो है 50 मार्क्स का, इसको टोटल 4 भागों में डिफरेंट कैटेगरी करके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है। याद रखिएगा प्रोजेक्ट वर्क जो आप लोग करिएगा वो फुल्ली कंप्यूटर टाइप्ड रहना चाहिए। आपका हैंड रिटेन प्रोजेक्ट नहीं चलेगा, हैंड रिटेन प्रोजेक्ट नहीं चलेगा, फुल्ली कंप्यूटर टाइप रहना चाहिए। अब सर जब भी कंप्यूटर टाइप करेंगे तो वो कैसे टाइप करेंगे, कौन सा फॉन्ट यूज करेंगे, कितना हम लोग उसका फॉन्ट लेंगे, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। पहले आप लोग थोड़ा सा ये 50 मार्क्स का जो प्रोजेक्ट वर्क के अंदर में कौन कौन सा कंटेंट आएगा ये समझ लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका लिखने का टेक्स्ट स्टाइल क्या होना चाहिए, आपका फॉन्ट क्या होना चाहिए, ये भी मैं बताऊंगा। तो ध्यान से देखिएगा प्रोजेक्ट वर्क जो 50 मार्क्स का रहेगा इसके अंदर में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखिए। इंट्रोडक्शन मतलब आपने जो प्रोजेक्ट लिया है उसके ऊपर में आपका जो इंट्रोडक्शन पार्ट बनेगा, इंट्रोडक्शन जो पार्ट बनेगा वो आपको
10 मार्क्स देगा। मतलब उसके ऊपर जब एक्सटर्नल टीचर आएंगे मार्क्स देने के लिए तो वो वाइवा भी लेंगे और आपका जो टीचर है, आपका जो प्रोफेसर रहेंगे वो आपका प्रोजेक्ट को भी एनालाइज करेंगे, एक्सटर्नल टीचर भी प्रोजेक्ट को एनालाइज करेंगे और उस बेसिस पे अपना इंट्रोडक्शन पार्ट ने आपने जो दिया है प्रोजेक्ट के अंदर में उसके पास 10 मार्क्स रहता है। अब वो 10 मार्क्स आउट ऑफ 10 वो मार्क्स देंगे 4, 5, 6, 7 इस तरह से। ऐसा मत सोचो कि 10 मार्क्स का मार्क्स है इसका मतलब 50 मार्क्स का मार्क्स मतलब 50 में आउट ऑफ 40 दे देंगे। 100 है तो 80 मिल जाएगा, 70 मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता बाबू। बहुत स्ट्रिक्टली चेक होता है, बहुत चीजों को पकड़नी पड़ती है। एक एक करके मैं बता रहा हूं, डिटेल में पूरा वीडियो को समझिएगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट कितना मार्क्स का रहेगा? 10 मार्क्स का रहेगा। मैं बताऊंगा आगे कि इंट्रोडक्शन में आपको क्या क्या लिखना है, कौन कौन सा पॉइंट को ऐड करना है, मैं सब बताऊंगा, थोड़ा वेट करिए। अब आइए बाबू, दूसरा पार्ट क्या होता है? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आप लोगों का 5 मार्क्स का रहेगा। मतलब आप इस प्रोजेक्ट को कैसे सजाओगे, क्या की चीज आप इसमें डालने वाले हो, कॉन्सेप्ट क्या है आपका, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क 5 मार्क्स का रहता है। इसके अंदर में भी आपको क्या क्या एलिमेंट डालना है, कौन कौन सा कंटेंट डालना है, ये मैं बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करिएगा। एक एक करके मैं सब डिस्कस करूंगा बाबू। पहले क्या क्या चीज रिकॉर्ड करना है, किसके किसके बारे में जाना है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जानना आपको जरूरी है। ये यदि जानोगे तो आपको पता रहेगा कि आपको कैसे प्रोजेक्ट को वेटेज लाना है, कैसे आपका प्रोजेक्ट में दम रहना चाहिए ताकि टीचर ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल दे। और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मतलब आपका रिजल्ट में इफेक्ट पड़ेगा, आपका रिजल्ट अच्छा होगा बाबू। बहुत गिफ्टेड सब्जेक्ट है लेकिन इसमें खटना भी पड़ेगा आपको। नेक्स्ट देखिए बाबू, नेक्स्ट क्या है सर? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। थर्ड पॉइंट, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एनालिसिस एंड फाइंडिंग। आप जो डेटा दोगे वो आपको डेटा डालना है। डेटा कहां से होगा सर? कैसे डेटा कलेक्ट करेंगे सर? कौन सा डेटा सर? क्या प्राइमरी डेटा, क्या सेकेंडरी डेटा, ये सब क्या होता है सर? हमको कॉलेज में कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इसीलिए तो मैंने कहा था पहले वीडियो को देख के जाओ ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। ये प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा होगा क्या, कैसे आप लोग एनालाइज करोगे, ये सब चीज मैं आगे बताने वाला हूं। लेकिन याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट है, 25 मार्क्स। ये जो पॉइंट 3 है, ये जो चैप्टर 3 आएगा आपका, ये 25 मार्क्स का रहेगा। मतलब इसको आप लोगों को सही से करना है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट पॉइंट बनता है कंक्लूजन एंड फाइंडिंग्स। ये आपका रहेगा 10 मार्क्स का कंक्लूजन एंड फाइंडिंग्स। तो देखिए आप लोगों का कितना टोटल हो गया, 10 + 5 + 25 + 10 टोटल 50 मार्क्स। ये प्रोजेक्ट वर्क मतलब आप जो टाइप करोगे उसका मार्क्स रहेगा कितना सर? 50 मार्क्स का रहेगा। अब भाइवा का पोर्शन में आते हैं। भाइवा भी आपका कितना रहेगा? 50 मार्क्स का रहेगा। भाइवा भी आपका 50 मार्क्स का रहेगा। भाइवा जब 50 मार्क्स का रहेगा तो सबसे पहला रहेगा ऑब्जेक्टिव एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। आपने क्यों इस प्रोजेक्ट को चुना, उद्देश्य क्या था, आपने क्या क्या इसमें रिसर्च किया, कैसे रिसर्च किया, क्या क्या कैलकुलेशन पुट किया इसमें, ये सब चीज आप डालोगे, आप बोलोगे क्यों ये किए हो, कौन कौन सा डेटा डाले हो, कहां से डाले हो, क्या तुम रिसर्च किए हो इसके पीछे, ये सब चीज आपको देना पड़ेगा। इसके पीछे आपका 15 मार्क्स का रहेगा। सर ये कैसे होगा? बताऊंगा बाबू, थोड़ा तो वेट करो। पहले चैप्टर को समझते हैं कि क्या क्या हम लोगों को प्रोजेक्ट में डालना जरूरी है, उसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट बनाना शुरू करेंगे। मैं पूरा आपको स्पेसिमेन दिखाऊंगा, पूरा प्रोजेक्ट दिखाऊंगा कि कैसे आपको करना है। नेक्स्ट देखिए बाबू, आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। आप कैसे इस प्रोजेक्ट को किए हो, आपका इसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। 25 मार्क्स का ये रहेगा। कितना मार्क्स का? 25 मार्क्स का रहेगा। भाईवा जब लेंगे तो टीचर एक एक पेज देखेंगे कि आप लोग कैसे एक्सप्लेन किए हो और उसी एक्सप्लेनेशन के ऊपर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, आपसे पूछा जाएगा, एक एक चीज पूछा जाएगा। और लास्ट आपका क्या होता है, 3 नंबर चैप्टर ओवरऑल आपका प्रेजेंटेशन जैसा रहेगा वो चीज, वो ओवरऑल एक्सप्रेशन आपका प्रोजेक्ट देखेगा कितना साफ है, कितना घिस-बीच नहीं किया हुआ, कितना क्लीन किया गया है प्रोजेक्ट को, कितना एक सिंपल सोर लग रहा है, ये आप लोगों को देखना पड़ेगा। और इसके साथ ही साथ आप जो एग्जाम देने आए हो, आप अपने आप को कैसे मेंटेन करके आए हो, आपने किस तरह से बिहेव किया है, इसके ऊपर भी आपको मार्क्स मिलेगा 10 मार्क्स।
तो देखा जाए तो 15 + 25 + 10 हो गया 50 मार्क्स। तो ये हुआ 50 + 50 टोटल 100 मार्क्स। लेकिन आप लोगों को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि सर जो टाइप जो आप बोल रहे हो, ये टाइप का टेक्स्ट स्टाइल क्या रहेगा, फॉन्ट क्या रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। बहुत सारे बच्चे प्रोजेक्ट जब बनाने लगते हैं तो वो सोचते हैं कि जितना इसको चमकाओगे उतना ज्यादा मार्क्स मिलेगा। एकदम ये गलत बात है बाबू। ये 10-12 का एग्जाम नहीं है कि आप जितना इसमें आर्ट अपना दिखाओगे उतना आपको मार्क्स मिलेगा। आपको प्रोजेक्ट को ज्यादा सिंपल बना के रखना है ताकि एक देखने में अच्छा रहे। उसके अंदर में डेटा डालिए जो इंपॉर्टेंट है, उससे आपको मार्क्स मिलने वाला है। आपका प्रोजेक्ट में लाल पीला हरा नीला करने से आपका प्रोजेक्ट का कोई मार्क्स नहीं मिलेगा बाबू, याद रखिएगा। तो आपका प्रोजेक्ट सब समय टेक्स्ट स्टाइल आप टाइप न्यू रोमन या फिर कैलिबरी में रखिएगा। ये 2 टेक्स्ट स्टाइल यदि रखिएगा तो आपका सारा कॉलेज के प्रोफेसर उसको अडॉप्ट करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। फिर भी आप एक बार अपना कॉलेज का प्रोफेसर से पूछ लीजिएगा कि सर मैं कौन सा टेक्स्ट स्टाइल डालूंगा। याद रखिएगा, आपका रोल नंबर जिस टीचर के पास पड़ा है उन्हीं से पूछिएगा, अलग टीचर से पूछने से नहीं होगा। आपका रोल नंबर जिस टीचर के पास पड़ा है प्लीज उन्हीं से सजेशन लीजिएगा, क्योंकि एवरी टीचर का थिंकिंग सोच सबका अलग अलग रहता है। वो लोग अपने बेसिस पे आपको बताएंगे और आपको उन्हीं को भगवान मानना पड़ेगा, क्योंकि बाबू वही आपको प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प करेंगे। आपको दूसरा टीचर कोई हेल्प नहीं करने वाला। तो आप प्लीज अपना अंडर में जो आपको आपका रोल नंबर के अंडर में जिनका टीचर का पड़ा है उन्हीं से आप जो भी सजेशन लेना होगा, जो भी डिस्कशन करना होगा उन्हीं से करिएगा। ठीक है बाबू। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि सर फॉन्ट कितना होना चाहिए। तो बाबू फॉन्ट सब समय कोशिश करिएगा कि जो नॉर्मल लिख रहे हैं वो 12 नॉर्मल जो लिख रहे हैं वो 12 होना चाहिए। और यदि कुछ सब हेडिंग है तो 12 में ही बोल्ड कर सकते हो। और यदि मेन हेडिंग है तो उसको आप लोग 14 करके रखिए। कितना? 14। इससे ज्यादा ऊपर नीचे मत करिएगा, इतना ही एक एक्सेप्टेबल माना जाता है। और थोड़ा जो मेन रहेगा, मेन हेडिंग रहा, सब हेडिंग रहा, उसमें अंडरलाइन कर सकते हो, लेकिन प्लीज वो भी आप टीचर से पूछ लीजिएगा। कोई टीचर बोलते हैं अंडरलाइन करिएगा, कोई टीचर बोलते हैं अंडरलाइन नहीं करिएगा। तो प्लीज आप पूछ लीजिएगा। ठीक है बाबू। तो आप लोगों को ये पता चल गया कि आपका प्रोजेक्ट टाइप रहना चाहिए। और टाइप में आप लोगों को कैसे रहना चाहिए सर? टेक्स्ट स्टाइल, टाइप न्यू रोमन और कैलिबरी हो सकता है। और फॉन्ट यदि जाओगे आप तो आपको 12 और 14 ये 2 मिक्स करके आपको पूरा प्रोजेक्ट को बनाना है। बोल्ड एंड नॉर्मल करके आप उस प्रोजेक्ट को तैयार करोगे। फॉन्ट स्टाइल उतना ही रहेगा, ठीक है ना, लेकिन आप बोल्ड कर दोगे तो वो हाईलाइट हो जाएगा और बोल्ड नहीं करोगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा। तो आपका कोई भी पॉइंट, सब हेडिंग पॉइंट जो रहेगा आप 12 लिख के बोल्ड कर दिए हो और जो उसके बारे में लिख रहे हो वो बोल्ड नहीं किए हो, ऐसे ही वो समझ में आ जाएगा बाबू। ज्यादा बड़ा करने से फायदा नहीं होगा। ठीक है। अब बात आता है सर प्रोजेक्ट कितना पेज का रखेंगे। सभी मैक्सिमम स्टूडेंट ये सोचते हैं कि ज्यादा पेज, जितना ज्यादा पेज उतना ज्यादा मार्क्स। ऐसा बात नहीं है बाबू। प्रोजेक्ट के अंदर में मैं जो आगे बताने जा रहा हूं कि ये एलिमेंट होना चाहिए, ये डेटा होना चाहिए, तो वो डेटा डालने के बाद आपका वो प्रोजेक्ट 30 पेज का बने, 35 पेज का बने, 40 पेज का बने, 50 पेज का बने, उससे कोई मैटर नहीं करता है बाबू। लेकिन आपका जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी डेटा देने बोली है आपको उस हिसाब से मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है बाबू। तो आपको वो भी समझ के चलना पड़ेगा। अब हम जो अपना पूरा प्रोजेक्ट को बनाएंगे, ये पूरा प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग कैसे करेंगे। आपने तो समझा दिया कि मार्क्स सर ये रहेगा, लेकिन मार्क्स पैटर्न भी बताए हैं। आपने कहा ये भी कि प्रोजेक्ट वर्क के अंदर में कौन सा, अंदर में क्या क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन के अंदर में क्या लिखेंगे, रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर में क्या लिखेंगे, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर में क्या लिखेंगे, आप सब बता रहे हो। तो इसके अंदर में क्या क्या लिखना है तो वो कब बताओगे? अब मैं बताऊंगा, एक एक बात मैं बताऊंगा कि आपका पहला पेज क्या होना चाहिए, दूसरा पेज क्या होना चाहिए, तीसरा पेज क्या होना चाहिए, 4th पेज, 5th पेज, 6th पेज। ये पेज
फिक्स होगा बाबू। आप अपना मर्जी से ये पेज फिक्स नहीं कर सकते हो। जो गाइडलाइन है आपको उसी हिसाब से आपको पूरा पेज को फिक्स करना पड़ेगा, ताकि आपका प्रोजेक्ट को बार बार काटा ना जाए और पहले से ही आप प्री मैच्योर हो जाओ कि हमको ऐसे करना है। और आप पूरा तरीके से जब सही करोगे तो आपका बाकी सब्जेक्ट में पढ़ाई में हैम्पर नहीं होगा और आप आराम से इसको जल्दी सल्टा दोगे। ठीक है सर। अब आइए, याद रखिएगा आपका प्रोजेक्ट सबसे पहला पेज रहेगा कवर पेज। अब कवर पेज में क्या क्या लिखना है ये मैं अभी बहुत जल्द अब आप लोगों को एक एक करके दिखाऊंगा स्क्रीन पे कि क्या क्या लिखना है आपको कवर पेज पे। लेकिन पहला पेज क्या रहेगा बाबू? कवर पेज रहेगा। ठीक है सर। दूसरा पेज क्या रहेगा? दूसरा पेज रहेगा बाबू सुपरवाइजर सर्टिफिकेट। सुपरवाइजर मतलब जिसके अंडर में, जिस टीचर के अंडर में, जिस प्रोफेसर के अंदर में आपका रोल नंबर पड़ा है वो आपका सुपरवाइजर है। ठीक है। वो आपको सुपरवाइज करेंगे कि आपको प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट करना है, तो उनका सर्टिफिकेट बनेगा। सेकेंड पेज सुपरवाइजर सर्टिफिकेट। थर्ड पेज स्टूडेंट्स डिक्लेरेशन। आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसके ऊपर में आपको थर्ड पेज डालना पड़ेगा। सर क्या क्या लिखेंगे इसके अंदर में? बाबू ये फिक्स है, ये फिक्स है कि इसके अंदर में आपको यही लाइन लिखना पड़ेगा। तो वो क्या क्या है सर वो मैं बताऊंगा, थोड़ा सा वेट कर लो, बहुत करीब आ गए हैं। 2-4 मिनट, 1-2 मिनट के बाद में आपको वो सब डिटेल में दिखाऊंगा विथ प्रोजेक्ट के साथ, एकदम प्रोजेक्ट किया हुआ के साथ आपको मैं दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट थर्ड नंबर आता है, मतलब फर्स्ट पेज हुआ सर कवर, दूसरा पेज हुआ सुपरवाइजर सर्टिफिकेट, थर्ड पेज हो गया सर स्टूडेंट डिक्लेरेशन, फोर्थ पेज आएगा एक्नॉलेजमेंट, फोर्थ पेज आएगा एक्नॉलेजमेंट। ठीक है बाबू। फिफ्थ पेज आएगा एब्स्ट्रैक्ट। थोड़ा बहुत आप यदि कुछ लिख सकते हो, कुछ डिजाइन दिखा सकते हो, तो वो आपका फिफ्थ पेज जाएगा। सिक्स्थ पेज जाएगा आपका टेबल कंटेंट। टेबल कंटेंट, टेबल जो आप लिखोगे मतलब कि कौन सा पेज नंबर में किसको कवर किया गया है, इंट्रोडक्शन कितना से कितना पेज नंबर में है, चैप्टर 2 कितना से कितना पेज नंबर में, चैप्टर 3 कितना से कितना पेज नंबर में है, वो लिखना पड़ेगा। और आपके साथ उसके साथ पेज नंबर भी देना पड़ेगा, मतलब आप कौन कौन सा चैप्टर को कवर किए हो और उसका पेज नंबर क्या है आपको ये बताना पड़ेगा, जैसे बुक में रहता है। ठीक है। तो एक टेबल कंटेंट बनाना पड़ेगा। ओके बाबू। नेक्स्ट पेज आपका क्या रहेगा? चैप्टर 1। अब जब रहेगा, अब टोटल 4 चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। चैप्टर 1 रहेगा। चैप्टर 1 में क्या रहेगा बाबू? इंट्रोडक्शन 10 मार्क्स का। इंट्रोडक्शन में कौन कौन सा डेटा सर, कौन कौन सा एलिमेंट सर, अब भी बताने वाले, 1 सेकेंड रुक जाओ। दूसरा क्या सर? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। आप लोगों को पता है इंट्रोडक्शन 10 मार्क्स का है, तो उसके अंदर में क्या क्या डेटा जाएगा, क्या क्या लिखना पड़ेगा वो समझिएगा। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क चैप्टर 2 कहलाएगा, वो 5 मार्क्स का रहेगा। चैप्टर 3 आपको डालना पड़ेगा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एनालिसिस एंड फाइंडिंग, एंड चैप्टर 4 आपको डालना पड़ेगा कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। ये आपका टोटल 4 चैप्टर हो जाएगा। ये 4 चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद आपको डालना पड़ेगा बिब्लियोग्राफी। इसके बाद आपको डालना पड़ेगा बिब्लियोग्राफी। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टूडेंट को परेशान करता है वो क्या है सर? वो है कि आप लोगों को क्वेश्चनरीज बनानी पड़ेगी, या फिर आप लोगों को पीएल, फाइनल अकाउंट, रेशियो, कैश फ्लो, कॉमन साइज, कॉम्परेटिव साइज, ये सब अकाउंट बनाना पड़ेगा। सर ये क्या बोल दिए आप? ये किसके अंदर में आता है बाबू? ये आता है भाइवा के अंदर में। भाइवा जो आपका रहेगा रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी के अंदर में, ये सब चीज आपको डालना पड़ेगा। याद रखिएगा रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी के अंदर में आप लोगों का ये चीज होगा। आपका प्रोजेक्ट 2 टाइप का प्रोजेक्ट होता है। आप जब प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आपका प्रोजेक्ट 2 टाइप का होगा। एक प्रोजेक्ट रहता है प्राइमरी डेटा का बेस पे, और एक प्रोजेक्ट रहता है सेकेंडरी डेटा का बेस पे। जैसे मान लीजिए आप कोई कंपनी का एनालाइजेशन कर रहे हैं, तो आप 2 कंपनी का एनालाइज करके करिएगा। जैसे मान लीजिए आप कोई कार फैक्ट्री के बारे में, कार प्रोडक्शन को लेके आप रिसर्च कर रहे हो, और मैंने टॉपिक आपको बता दूंगा कि कौन कौन सा टॉपिक स्पेसिफाई है। यही टॉपिक आपको चुनना पड़ेगा, यही टॉपिक में से आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। सर आपको यही सब टॉपिक देंगी, उसमें से आपको सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा कि मैं कौन सा प्रोजेक्ट बनाऊंगा।
या फिर सर आपको बोलेंगे कि आपको ये प्रोजेक्ट बनाना है, लेकिन सिलेक्टेड यही 25 to 27 टॉपिक्स होता है, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। ठीक है बाबू, तो इसके अंदर में आप लोगों को सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हम लोग जब ये प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इसके अंदर में हम लोग को कैसे मेंटेन करना है। ठीक है ना। तो सर आप जो बोल रहे हो रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी, इसके अंदर में क्या हो जाएगा ऐसा? तो बाबू आपका प्रोजेक्ट दो टाइप का रहता है, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा का मतलब हुआ कि जस्ट आपको उसका परचेज सेल के बारे में, कितना कस्टमर तक जाता है, कितना कस्टमर को वो देता है, रोज कितना उसके पास मिल रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग, आप मार्केट में गए हो कस्टमर से, ठीक है ना, आप उस कंपनी के बारे में नहीं पूछ रहे हो, आप किसके बारे में पूछ रहे हो? जो उसका कंज्यूमर है उससे डेटा ले रहे हो, उससे रिसर्च कर रहे हो कि बताओ ऑनलाइन आप फलाना, मान लीजिए कि आप गए कहीं पे गए, मान लीजिए कि बड़ा बाजार में गए, बड़ा बाजार आप क्राउडेड एरिया में गए हो, आप वहां पे जाके पूछोगे कि बताइए आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं कि ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं। ये पहला क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना, ये क्वेश्चन बन गया, ये हुआ क्वेश्चनरीज। दूसरा पूछिएगा अच्छा ऑनलाइन करते हैं तो कौन कौन सा वेबसाइट फॉलो करते हैं, आप खुद वो 5 वेबसाइट दीजिएगा कि ये हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन होगा क्या आप इसमें कौन सा चीज पे ज्यादा प्रेफर करते हैं, कपड़ा या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स या फिर कोई आईटी प्रोडक्ट को या फिर कंज्यूमेबल गुड्स, कौन सा गुड्स को आप ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो वो बताएगा ये चीज। आप अपना डेटा में एज ग्रुप देखिएगा कि एज ग्रुप, कौन सा एज ग्रुप का लोग कौन सा चीज ज्यादा पसंद कर रहा है। आप अपना डेटा में मेल फीमेल देखिएगा। तो ये सब आपका क्वेश्चनरीज बनेगा। लेकिन ये जो आपको बताया जा रहा है ये कौन सा डेटा होता है? प्राइमरी डेटा होता है। तो यदि आपका प्रोजेक्ट प्राइमरी डेटा वाला से रिलेटेड है, ठीक है ना, यदि आपका प्रोजेक्ट प्राइमरी डेटा से रिलेटेड है तो आपको क्वेश्चनरीज बनाना पड़ेगा। मिनिमम 10 to 15 क्वेश्चन रहेगा और आपको मिनिमम 30 to 50 स्टूडेंट का आपको क्या करना पड़ेगा? एडवाइस लेना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछना है और आपको आंसर लेना है। ऐसा 30 से 50 स्टूडेंट का आपको करके रखना पड़ेगा। अब ये या तो ऑफलाइन भी कर सकते हो या तो ऑनलाइन भी कर सकते हो। ऑनलाइन कैसे होगा सर? गूगल फॉर्म्स के द्वारा। कैसे होगा? गूगल फॉर्म के द्वारा होगा। वो कैसे होता है सर? उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि गूगल फॉर्म आप लोग खुद कैसे अराइज कर सकते हो, खुद कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो प्राइमरी डेटा या तो आप लोग ऑफलाइन जाके ले सकते हो, तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाला बात हो जाता है, बहुत ज्यादा समय लगने का बात होता है। इसीलिए सभी अभी हाईटेक जमाना है तो सभी गूगल फॉर्म ही लेते हैं, बनाते हैं और फिर शेयर करते हैं लोगों तक, दोस्तों तक, और वहां से आपको आंसर मिल जाएगा, रिप्लाई मिल जाएगा। आप लोग तो 6 सेमेस्टर में हो, आप लोगों ने ऑनलाइन एग्जाम दिया था, याद करिए ऑनलाइन एग्जाम में गूगल फॉर्म के द्वारा ही आप लोग बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर देते थे, याद है ना। तो उसी हिसाब से आप लोगों को भी गूगल फॉर्म खुद क्रिएट करना है और अब आप क्वेश्चन को सेट करोगे। 10 to 15 क्वेश्चन रहना चाहिए। मैं बताऊंगा कौन कौन सा क्वेश्चन रहेगा और उस बेसिस से आपको आंसर एवरी स्टूडेंट फ्रेंड तक आप भेज दीजिएगा। वो आप लोगों को वो गूगल फॉर्म में जाके टिक करेगा, यस नो यस, खाली आपका ऑप्शन देना, खाली उन लोगों को टिक करना है, ठीक है ना। और कोई फीडबैक देना है तो वो लिख दीजिएगा फीडबैक दे दो बस। और वो क्या करेगा? भर देगा और आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और पूरा 50 स्टूडेंट का एक लिस्ट एमएस एक्सेल सीट बन जाएगा और आपको उसको प्रिंट आउट करके आपको देना पड़ेगा। ये होता है लास्ट में। लेकिन यदि आपका प्रोजेक्ट सेकेंडरी डेटा पे बेसिस है तो सेकेंडरी डेटा इसका मतलब अब आया, आप कंपनी के बारे में यदि डिस्कस कर रहे हो कि उसका कितना टर्नओवर है, कितना सेल करता है, कितना परचेज करता है, उसका 5 साल का पिछला प्रॉफिट का सिनारियो कैसा है, उसका 5 साल का पिछला बैलेंस शीट का सिनारियो कैसा है, उसका 5 साल का पिछला कैश फ्लो कैसा है, उसका 5 साल का पिछला रेशियो एनालिसिस कैसा है, उसका 5 साल का उसका लिक्विडिटी फंड कैसा है, उसका 5 साल का टर्नओवर रेशियो कैसा है, आप लोगों को ये सब पता करना पड़ेगा। तो ये जाता है सेकेंडरी डेटा में। ये सेकेंडरी डेटा से बेस आपका प्रोजेक्ट रहेगा। तो आपको मिनिमम 5 ईयर
मिनिमम बैक प्रीवियस 5 ईयर का डेटा आपको जुगाड़ करना है और उसके बेसिस पे आपको कैश फ्लो, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, कॉमन स्टेटमेंट, पीएल, बैलेंस शीट, रेशियो, ये सब चीज आपको डालना पड़ेगा और ये सब चीज आपको लास्ट में फिर इसका कंप्लीट एनेक्सर वाइज आपको दिखाना पड़ेगा। कितना लेंदी है ना सर, हमको थोड़ा थोड़ा समझ में आया, पूरा नहीं समझ में आया। आपको प्रोजेक्ट में जब दिखाऊंगा तो आपको एक एक करके सब समझ में आ जाएगा कि किसके अंदर में क्या क्या टॉपिक को आपको कवर करना पड़ेगा। इतना डिटेल में बाबू आपको कोई प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बताएगा, एक एक चीज को मैंने कवर किया है। अब आइए चलिए एक एक करके प्रोजेक्ट को देखते हैं। डायरेक्ट प्रोजेक्ट को देखेंगे और प्रोजेक्ट को देख के समझेंगे कि कब कहां पे कैसे करना है, एक एक करके। मैंने बोला ना पहला पेज क्या बनता है, कवर पेज। मैं कवर पेज दिखाऊंगा कि कैसे बनाना है। दूसरा पेज बनता है सर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट, मैं वो दिखाऊंगा सुपरवाइजर सर्टिफिकेट कैसे बनता है। स्टूडेंट डिक्लेरेशन मैं वो बताऊंगा, एक एक करके मैं बताऊंगा कि कैसे लिखना है, कौन कौन सा पॉइंट, कौन सा चैप्टर के अंदर में क्या क्या पॉइंट को इंक्लूड करना है, ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान से एक एक पॉइंट को देखिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा इस वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को सेव कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, आपका प्रोजेक्ट में बहुत हेल्प होगा बाबू, बहुत ज्यादा हेल्प होगा। तो चलिए एक एक करके उसको भी देखते हैं। देखिए बाबू, कवर पेज होगा, कवर पेज हेडिंग रहेगा प्रोजेक्ट वर्क, फिर क्या लिखा रहेगा, सबमिटेड फॉर डिग्री ऑफ बीकॉम ऑनर्स इन अकाउंटिंग एंड फिनांस अंडर यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, पूरा सेम लिखा रहेगा। फिर देखिए टाइटल लिखेंगे ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऑफ मिंत्रा, आपका जो भी टॉपिक रहेगा वो लिखिएगा। सबमिटेड बाय, नेम ऑफ द स्टूडेंट, सीयू रजिस्ट्रेशन नंबर, सीयू रोल नंबर, नेम ऑफ द कॉलेज, कॉलेज रोल नंबर, और फिर लास्ट में एकदम बॉटम के तरफ बीच मिडिल में देखिएगा सुपरवाइज्ड बाय, आपका कॉलेज का प्रोफेसर का नाम जो सुपरवाइजर रहेंगे, कॉलेज का नाम, और फिर लास्ट में देखिए ईयर ऑफ सबमिशन, मंथ एंड ईयर आपको दे देना है। ठीक है बाबू, मंथ और ईयर आपको दे देना है। मैं बहुत सारे टीचर बोलते हैं खाली ईयर देने के लिए, कोई टीचर मंथ भी बोलते हैं देने के लिए। ठीक है सर, हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पेज नंबर 2। नेक्स्ट देखिए बाबू सुपरवाइजर सर्टिफिकेट। नेक्स्ट पेज क्या रहेगा, सुपरवाइजर सर्टिफिकेट का एकदम सेम रहेगा, सिर्फ आप लोग नाम और कॉलेज का नाम चेंज कर दीजिएगा। लिखना पूरा सेम है, जैसे फॉर्मेट मेंटेन किया गया है, जैसे लाइन स्पेस दिया गया है आप लोग उसी तरह से मेंटेन करिएगा। ठीक है बाबू, पेज सिग्नेचर जैसे जैसे जहाँ पे जैसे लिखा हुआ है आप लोगों को उसी तरह से मेंटेन करता है। आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ, मार्जिन जो है वो 0.5 का टॉप लेफ्ट बॉटम छोड़िएगा, या फिर टॉप और बॉटम 1 का छोड़िएगा, लेफ्ट राइट 0.5 का छोड़िएगा। फिर भी एक बार टीचर से भी ये भी चीज़ पूछ लीजिएगा कि मार्जिन कितना छोड़ना है। ठीक है बाबू। नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्टूडेंट डिक्लेरेशन में। देखिए बाबू, नेक्स्ट पेज स्टूडेंट डिक्लेरेशन रहता है। नेक्स्ट पेज स्टूडेंट डिक्लेरेशन रहेगा, जो मैंने लिखा है इसी हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। जैसे जैसे मैंने लिखा है इसी हिसाब से आपको लिख देना पड़ेगा। पूरा जो दिया गया है सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो टॉपिक रहेगा वो प्रोजेक्ट नाम आपको टाइटल चेंज कर देना है, बाकी पूरा जैसे लिखा हुआ है उसी तरह से कॉपी कर दीजिएगा। प्लेस, सिग्नेचर, डेट, नेम, सीयू रजिस्ट्रेशन, रोल नंबर, कॉलेज रोल नंबर, जैसे जैसे मैंने लिखा है उस तरह से लिख सकते हो। कॉलेज रोल नंबर बहुत सारे टीचर बोलते हैं हटा दो, कोई टीचर बोलते हैं रहने दो, तो ये वाला भी आप लोग एक बार पूछ लीजिएगा। ठीक है सर, ओके। याद रखिएगा आपका कॉलेज का एक टीचर यदि दूसरे फ्रेंड को बोला है ये ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका टीचर वो बोले ठीक है। तो सबसे बड़ा आपके लिए अभी टीचर ही है, आपको टीचर का हर बात अपना सुपरवाइजर का मानना है। ठीक है। नेक्स्ट पेज होता है आप लोगों का एक्नॉलेजमेंट का। तो एक्नॉलेजमेंट को भी आप लोगों को जैसे मैंने लिख दिया है इसी हिसाब से लिखना है। आप लोगों का टीचर का नाम चेंज कर लीजिएगा, प्रिंसिपल का नाम चेंज कर लीजिएगा जैसे जैसे मैंने लिखा है। लेकिन प्लीज़ आप लोग प्लीज़ अपना टीचर से पूछ लीजिएगा उनका डिजिग्नेशन क्या देना है, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, क्या है, उनसे पूछ लीजिएगा तभी लिखिएगा। डिजिग्नेशन यदि चेंज हो जाएगा तो फिर आपका प्रोजेक्ट भेज दिया जाएगा फिर से रिटर्न और बोलेगा इसको चेंज करके लेके आओ। तो प्लीज़ आप लोग अपना सर से, प्रोफेसर से, मैम रहेगी, टीचर रहेंगे, जो भी रहेंगे उनका डेजिग्नेशन ज़रूर पूछ लीजिएगा कि प्रोफेसर लिखे, डॉक्टर लिखे, क्या लिखना है वो खुद बताएंगी आपको। तो उस हिसाब से आपको उनका नाम के पहले में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है बाबू। एक्नॉलेजमेंट को आप लोगों को इसी हिसाब से एक एक करके लिखना पड़ेगा जैसे जैसे मैंने आप लोगों को फॉर्मेट में दिया है, जैसे जैसे मैंने दिया है स्पेस करके आपको
सही तरह से मेंटेन करना पड़ेगा। बहुत सारे जैसे ये देखिए मिडिल फॉर्मेट को अपनाया गया है। बहुत सारे टीचर बोलेंगे कि लेफ्ट फॉर्मेट को अपनाइए, तो आप लेफ्ट फॉर्मेट को अपनाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग पूरा प्रोजेक्ट में। अब तो देखिए कवर पेज गया, कवर पेज जाने के बाद स्टूडेंट डिक्लेरेशन, सुपरवाइजर डिक्लेरेशन गया, उसके बाद आपको एक्नॉलेजमेंट गया, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा सर, कंटेंट आ जाएगा। ये रहा टेबल कंटेंट। नेक्स्ट पेज क्या आ जाएगा सर, टेबल कंटेंट। आपको क्या करना पड़ेगा, कंटेंट देना पड़ेगा। देखिए इंट्रोडक्शन मेन चैप्टर था, चैप्टर 1। इंट्रोडक्शन के अंदर में देखिए क्या क्या रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, नीड ऑफ द स्टडी, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, रिव्यू ऑफ द लिटरेचर, रिसर्च मेथोलॉजी, लिमिटेशन, चैप्टर प्लान। इसमें देखिए छोटा बड़ा कर दिया गया है, आपको ऐसे नहीं मेंटेन करना है। आप लोगों को इसको पूरा, या तो इसमें जैसे आप लोगों को लिखाया जाता है नॉर्मल, उसे आप लोग लिखिएगा, पहला लेटर कैप्स, बाकी सारा क्या करना है अल्फ़ाबेट स्मॉल में। ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट किया गया है, इसका प्रोजेक्ट कैंसिल होगा, इसको चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, पेज नंबर देखिए 6 to 8 लिख दिए। उसी तरह से देखिए कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को भी देखिए आप लोगों को कौन कौन सा इसमें टॉपिक इंक्लूड करना पड़ेगा, ऑनलाइन मार्केटिंग, स्ट्रेटजी, ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल ऑफ मिंत्रा, जिसके बारे में लीजिएगा आप लोग, नेशनल सिनारियो, इंटरनेशनल सिनारियो। नेक्स्ट देखिए प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रेशन, इसका भी पेज नंबर लिखना पड़ेगा, प्रोफाइल सर्वे फाइंडिंग्स। नेक्स्ट देखिए कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन देना पड़ेगा। नेक्स्ट बिब्लियोग्राफी, नेक्स्ट क्वेश्चनरीज, क्योंकि ये कौन सा डेटा है, प्राइमरी डेटा है, तो आपको क्वेश्चनरीज इसमें डालना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए पेज जाते हैं, देखिए चैप्टर 1 अब स्टार्ट शुरू हो गया। इंट्रोडक्शन, मैंने बोला था इंट्रोडक्शन के अंदर में सबसे पहले 1.1 बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी। देख रहे हो, कोई ज़्यादा बोल्ड नहीं करना है, ज़्यादा सजाना नहीं है, जैसे लिखना है एकदम नॉर्मल आपको इसे लिखना पड़ेगा। आप लोग एक बार टीचर से पूछ लीजिएगा, लेफ्ट फॉन्ट को लेके चलना है या फिर मिडिल को भी लेके चल सकते हो, जैसे सर बोलेंगे उसे करिएगा। बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, नीड ऑफ द स्टडी, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, लिटरेचर, रिव्यू लिटरेचर। ओके बाबू, ये सब लिखते रहना पड़ेगा। नेक्स्ट रिसर्च एंड मेथोलॉजी, लिमिटेशन, नेक्स्ट चैप्टर प्लान। ये सब लिखने के बाद आपका क्या होगा सर, नेक्स्ट पेज में आएगा चैप्टर 2। देख रहे हो 6 से 8 नंबर पेज तक गया। उसके बाद क्या आएगा, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क चैप्टर 2 में 2.1 होगा ऑनलाइन मार्केटिंग, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रेटजी 2.2 आ जाएगा। उसके बाद जो जो आपको कवर करना है, ये एकदम सीयू का गाइडलाइन है। 2.3 में ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल मिंत्रा मैंने इस कंपनी का जो एकदम ये दिया गया है, आपको इसी तरह से मेंटेन करना पड़ेगा, ऊपर नीचे नहीं मेंटेन कर सकते हो। शॉर्ट एनालिसिस देना पड़ेगा, ठीक है, ट्रेस देना। उसके बाद 2.4 नेशनल सिनारियो, 2.5 इंटरनेशनल सिनारियो देना ही पड़ेगा आपको। ये सब चीज़ आप लोगों को इसी तरह से मेंटेन करना पड़ेगा और आपका ये चैप्टर 2 कंप्लीट। अब आगा क्या सर, चैप्टर 3 में प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रेशन। याद रखिएगा, हर डेटा देना है, उससे रिलेटेड चार्ट देना है और फिर उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा। देखिए ये डेटा गया, रिलेटेड चार्ट क्या हो सकता है, पाई चार्ट, बार डायग्राम, ठीक है सर, हिस्टो डायग्राम, लाइन चार्ट, आप लोग कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, ये रहा देखिए उसका डायग्राम, ओके, ग्राफ, और ये रहा इंटरप्रिटेशन। उसी तरह से देखिए एज क्लासिफिकेशन का एक तो क्या था, डेटा आया, ठीक है, डेटा का उसके बाद क्या हुआ, ये देखिए बार ग्राफ बना, बार ग्राफ बनने के बाद उसका इंटरप्रिटेशन, फिर ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन देखिए 3.3, फिर इसका देखिए उस तरह से डेटा दिया गया, डेटा का फिर उसी तरह से इसका क्या बनाया गया, पाई चार्ट, फिर उसका क्या दे दिया गया, इंटरप्रिटेशन। फिर देखिए इसका भी एक तो डेटा आया, इस डेटा के ऊपर फिर देखिए ये हिस्टो बार चार्ट बन गया, उसी के हिसाब से फिर क्या आ गया, ये इंटरप्रिटेशन। फिर देखिए ये आया एक डेटा, उसका भी क्या बना गया सर, एक तो पाई चार्ट बन गया। तो इसी हिसाब से आपको कवर करना पड़ेगा, कभी पाई चार्ट, ठीक है ना, कोई बार ग्राफ, कोई हिस्टोग्राम, कोई लाइन चार्ट, इस तरह से आपको इसको कंपेयर। हिस्टोग्राफ कम लगेगा जब आपका कंपैरिजन वाला बात होगा तब, ठीक है ना। इस तरह से चलते जाना है, हर एक का डेटा देना है, उसका ग्राफ बनाना है
और फिर उसका इंटरप्रिटेशन देना है। हर एक का आपको उसी तरह से देते जाना है। और यही सब क्वेश्चन बनेगा। ये जो आप लिख रहे हैं ना, जो टेबल बनाए, एनालिसिस ऑफ मोटिवेशन, ठीक है ना, यही इसका आपका मोटिवेशन फैक्टर, यही आपका क्वेश्चनरीज बनेगा। जो मेन आप हेडिंग दिए हैं, आप उसी का क्वेश्चनरीज बनेगा। और लास्ट में इंटरप्रिटेशन के बाद जितना आपका सारा टॉपिक से इंटरप्रिटेशन किए हो, उस सब का क्या देना पड़ेगा आपको, फाइंडिंग्स देना पड़ेगा। एक एक करके पेज में देखिए, ये एक पेज में जाएगा फाइंडिंग्स। ये फाइंडिंग्स जाने के बाद आपका चैप्टर 4 शुरू होगा, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। अब कंक्लूजन देना पड़ेगा और रिकमेंडेशन। ये कंक्लूजन याद रखिएगा, आपको क्या करना है कि जो आप लोगों ने फाइंडिंग्स किया, इंटरप्रिटेशन किया, उसके बेसिस पे रिकमेंडेशन और सजेशन आपको देना है। दीजिएगा कि आपको क्या क्या इसमें बदलाव करना है, क्या क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, वो आपको चेंज करना पड़ेगा। एक पेज में आप लोग कंक्लूजन और रिकमेंडेशन डालिएगा। नेक्स्ट पेज में आपका बिब्लियोग्राफी आ जाता है, और उसके बिब्लियोग्राफी बुक का नाम, टीचर का नाम, कौन सा साइट से लिए हो, एक एक चीज़ आपको दिखाना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ तक आने के बाद एनेक्सर मतलब क्वेश्चनरी, ये प्राइमरी डेटा का था इसलिए क्वेश्चन बना है। जो रिलेटेड हम लोग ड्राफ्ट बनाए उसी का क्वेश्चन। सेकेंडरी डेटा रहेगा तो आपको बैलेंस शीट दिखाना पड़ेगा, कंपनी फाइनल अकाउंट दिखाना पड़ेगा, पीएल अकाउंट, रेशियो एनालिसिस, वर्किंग कैपिटल, ये सब चीज़ें, कैश फ्लो, ये सब चीज़ें आप लोगों को दिखाना पड़ेगा। तो यही पूरा सिनारियो रहेगा। इसके बेसिस पे आपको क्या बनाना है, गूगल फॉर्म बनेगा, या फिर ऑफलाइन भी कर सकते हो, गूगल फॉर्म भी कर सकते हो, और आपको वो चीज़ को दिखाना पड़ेगा। ठीक है बाबू, क्लियर हुआ? ओके, तो इस तरह से आप लोग पूरा चीज़ को फॉलो करिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है।